पैतृक संपत्ति कानून को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आए ताजे फैसले ने भारतीय समाज के उस वर्ग की चूल्हे हिला दिए जो अपने को राजा, महाराजा, जागीरदार, ठिकानेदार कहते हैं और अपनी बहन बेटियों के साथ संपत्तियों के मामले में अन्याय करते आए हैं। सत्ता और नाम के इस नशे ने हमेशा इन परिवारों की महिलाओं की स्थिति को कमजोर बनाकर रखा था। सर्वोच्च न्यायालय के इस ताजे फैसले के बाद पिता की मृत्यु चाहे कभी भी हुई हो या नहीं हुई हो, बेटियों को पैतृक संपत्ति में उसी तरह अधिकार मिलेगा जिस तरह बेटों को मिलता है। इस निर्णय के बाद अब सीधे रास्ते से इस कानून के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है। भारतीय पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था में सत्ता के 3 मूल केंद्र हैं: संपत्ति, संतति और सत्ता। ये तीनों ही अधिष्ठान इन बड़े घरानों के पुरुषों के पास केंद्रित थे। अब तक की परिपाटी है कि बच्चे के जन्म के बाद पिता का ही नाम चलता है, संपत्ति का उत्तराधिकारी बेटे को ही बनाया जाता रहा है। इसी तरह की सत्ता पुरुषों के हाथ में भी रही है, वह चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक। इसी कारण समाज में स्त्रियों का दर्जा दोयम रहा। इसी कारण संपत्ति का जो अधिकार स्वाभाविक अधिकार के तौर पर बेटियों को मिलना चाहिए, वो अब तक उन्हें नहीं मिल पाया था। इसके विपरीत मेघालय की 30% आबादी वाली गारो जनजाति में मातृ सत्तात्मक प्रथा का प्रचलन है। इनकी आबादी करीब 30 लाख है। इसके अलावा 17 लाख की आबादी वाली खासी और जैंतिया अनुसूचित जाति के परिवारों में भी इसी प्रथा का चलन है। हालांकि ये चलन अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि कुछ पुरुष अब इस बात को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं कि उत्तराधिकार की व्यवस्था लैंगिक भेद पर आधारित है, इसलिए भेदभावपूर्ण है। केरल के नायर समुदाय भी मातृ सत्तात्मक समाज हुआ करता था, जिसे 1925 में कानून के जरिए बदला गया था। इसके बाद मेघालय भारत में एक ऐसी जगह बची है जहां मातृ सत्तात्मक परिवारों का चलन है, जो कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। वैसे पैतृक संपत्ति कानून में संशोधन पहले ही हो गया था, कानून बन ही गया था, लेकिन उंगली पर गिने जाने वाले परिवार हैं जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति में बेटियों को उसका अधिकार दिया है। इसके लिए अकारण मुकदमेबाजी तक करने से ये परिवार बाज नहीं आए। इसके साथ शादी में खर्च और दहेज की बात कर बेटी को उलझा भी दिया। यही बातें बाद में बेटियों के गले की फांस और कई जगह बनी और साबित हुई। आज भी लड़कियों का जो अनन्य कारणों से शादी के रिश्ते से बाहर आना चाहती हैं, लेकिन उनके सामने प्रश्न आ जाता है वे कहाँ जाएं। यदि कोई लड़की किसी कारण अपना हिस्सा मांग बैठती है तो उसे सबसे बुरी लड़की करार दिया जाता है। मायके से रिश्ते खत्म होने के डर से लड़कियां अपना हिस्सा नहीं मांगती हैं। ये सोच खत्म होनी चाहिए। बेटियों को संपत्ति में, खासकर पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार देने को समाज की स्वीकृति मिलनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को सचमुच अमल में लाने के लिए अभी कई काम करने होंगे। माँ बाप को बेटियों के दिमाग में ये बात बिठानी होगी कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है और तुम्हारे भाई दोनों का है। हालांकि इस निर्णय का सबसे पहले माता पिता को खुद को स्वीकार करना होगा। उन्हें इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि बेटी को शादी करके भेज देंगे और बेटा घर का मालिक बनेगा। बेटियों को अपने अधिकार मांगने में संकोच की जगह अपनी जबान खोलनी होगी। उन्हें समझना होगा कि ये उनका अधिकार है, वे अलग से कुछ भी नहीं मांग रही हैं। वैसे जो पैतृक संपत्ति पिता को मिली है, उन्हें वो अर्जित की है, उसमें भी बेटी का हक है। एक और बात है, पिता पुत्र दोनों को सबसे पहले स्वीकार करना होगा कि संपत्ति में बेटियों का भी बराबर हक है। एक बात तो ये एकदम तय है कि इस बदलाव से हमारे सामाजिक ताने बाने में थोड़ा फर्क आएगा। परिवर्तन की कीमत होती है, वो ऐसे नहीं आता है। पुराना उजाड़ने के बाद कुछ नया कर बन पाते हैं। इससे यहाँ भी रिश्तों में थोड़ी दरार आएगी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस दरार के पड़ने से समाज में सुधार आता है, ये दरार पड़ना बेहतर है। ये दरार ही बाद में मरहम का काम करेगी। अभी तो मुकदमेबाजी और परिवार में बेरी बढ़ाती रही है। देश के सारे कानून विभागों के मकड़ जाल में उलझे हैं। कानून तभी फलदायी हो सकेगा जब इसके साथ महिला और बाल विकास जैसे विभाग सदाशयता बरतें।